नमस्ते। स्टार्ट करते हैं मार्केट साइकिल्स से कि मार्केट बुल रन किस वजह से बनता है और वो कंसोलिडेट जब करता है वो किस रीजन से करता है। तो उस बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। जब बुल मार्केट क्रैश करता है या फिर कंसोलिडेट करता है लंबे टाइम के लिए तो हम क्या कर सकते हैं और जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को लेके वो किस तरह से बने जिससे हम मेंटली स्टेबल रह पाए। क्योंकि जब हम कुछ कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं सारा, तो उसके बाद मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता है। पास्ट में मैंने अपना पोर्टफोलियो पूरा चेंज किया था जिस वजह से कुछ ना कुछ दिमाग में दिक्कत मतलब प्रॉब्लमेटिक फील होता है और थोड़ा ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड जो हमारा पोर्टफोलियो डाउन होता है। तो उस बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस जने को ऐसे पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए जो कि थोड़ा एग्रेसिव है और किसको इस चीज से बचना चाहिए कि भाई 10 15 20 25 स्टॉक वाले स्टाइल पे ही रहे। क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है वॉलेटिलिटी को झेलना। तो बात करते हैं बुल मार्केट किस रीजन से स्टार्ट होता है। तो बुल मार्केट स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने से। कॉर्पोरेट अर्निंग्स से मेरा मतलब है जैसे कि आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर इंडिया में चलता है, तो यहाँ की जो अर्निंग्स कॉल्स होती हैं, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं और ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट्स आउट होते हैं उसमें जैसे 20 25 30% का अगर कुछ कंपनीज रिजल्ट शो करती हैं तो वहां से क्या होता है उनके शेयर्स के बिकने की स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि 20 25 30% जो बढ़ने वाली कंपनीज हैं वो सबको चाहिए। तो वहां से क्या होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से पैसा आना वहां शुरू हो जाता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जहां पर अर्निंग्स आना शुरू हो गई है, ईपीएस ग्रोथ आना शुरू हो गया है और रीजनेबल पी मिल रहा है। क्योंकि बियर मार्केट के खत्म होने पर ही बुल रन आता है, मतलब खत्म होने के बीच में आता है अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, बट चलो जो भी है। इसके अलावा देखते हैं कि भाई बुल रन आता है तो फिर किस तरह का इमोशन बनता है मार्केट का। तो उसमें देखते हैं कि जब बुल रन आया तो स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स से कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने लगी, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड से पैसा आया, एफआईज ने इन्वेस्ट किया, हमारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। थोड़ा फंबल कर रहा हूँ आज मैं, एक्चुअली काफ़ी टेंशन है, पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बहुत कंसोलिडेट रहता है, 2 3 4 स्टॉक में मैं सारा पैसा डाल देता हूँ क्योंकि उसी तरह से पैसा बन सकता है। अगर मैं उसको स्प्रेड कर दूंगा तो मेरा अभी जो सम अमाउंट है वो इतना बड़ा नहीं है, मल्टीपल करोड़ नहीं है कि वो वहां से अगर 10 15% रिटर्न भी बनाओ तो बहुत पैसा बन जाए। एनीवे, तो उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भाई मार्केट जब बुल रन पे आता है तो वहां से कंसोलिडेट किस वजह से करता है। तो कंसोलिडेट करता है दो रीजंस की वजह से। पहली चीज कि इंटरनेशनल कोई ना कोई दिक्कत आ गई है उस वजह से, या फिर अर्निंग्स जो है वहां से पी बहुत ज्यादा बन गया है, अर्निंग्स आई वहां से शेयर बिकने के बाद पी बहुत ज्यादा बन गया है। तो अननेसेसरी जैसे पी बनने लगता है, तो जैसे एक रेट होता है कि भाई अच्छा रेट है 20 30 का पी बन गया, 40 का पी बन गया, बट अगर 50 60 70 80 100 150 का पी बन जाता है जैसे पास में हमने डीमार्ट में देखा, तो उस टाइप का जब पी बन जाता है तो उससे क्या होता है क्रैश होने के चांसेस आते हैं अगर अर्निंग्स कॉल नहीं आती है। क्योंकि फ्यूचर में जब कंपनी पैसा कमाने वाली है, ऑप्टिमिज्म हर जगह, सब लोग खुश हैं, सब लोग पॉजिटिव चीज देख रहे हैं कि भाई और बढ़ेगा करके जब ओवर सोल्ड हो जाता है तो उस वजह से फिर वो कंसोलिडेट करता है। और फ्यूचर में अगर अर्निंग्स खराब आती हैं और पी हो गया बहुत हाई तो वहां से मार्केट डिप लेता है, क्रैश भी कर जाता है कई बार जब कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है। तो वैसे करके देखना चाहिए। और जब शेयर कंसोलिडेट करता है तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई किस वजह से कंसोलिडेट कर रहा है, किस रीजन से उसका प्राइस बढ़ा था। और अगर कंसोलिडेट में आपको कुछ अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं, मतलब रीजनेबल प्राइस मिल जाता है किसी का, तो वहां से एक परचेज करने की अपॉर्चुनिटी बनती है कि भाई आप कम पी पे अगर परचेज कर लोगे तो वहां से जब पी एक्सपेंशन होगा उसके बाद जब अर्निंग्स आएंगी तो साल 1.5 साल 2 साल के पीरियड में भी आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ में आ जाते हैं। पास में हमने न्यूजन सॉफ्टवेयर पकड़ा जिसके बारे में मैं बताता रहता हूँ, तो वो पकड़ा था। इसके साथ हमने पॉलीकैप पकड़ा था जिस टाइम पे अर्निंग्स नहीं थी और पी उसका रीजनेबल था, सस्ता नहीं था। अब तो पी रीजनेबल है, रीजनेबल से थोड़ा ऊपर है, बट अब अर्निंग्स उसका बहुत हाई तरह से ग्रो हो गया है तो उस वजह से उसका पी इस तरह का बन गया है। तो ये अगर रिस्क में आना चाहे, ये पी मतलब अगर रिस्क में आए तो वो इस तरह से आ सकता है जैसे अभी एक्सपोनेंशियली इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो हो गया है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। बट अगर ये फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करता है तो वहां पर इसका पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो उस बारे में बात हो रही थी। अब मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि भाई कंटिन्यूसली 2 3 दिन से
मेरा पोर्टफोलियो डिक्लाइन कर रहा है, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत प्रेशर पड़ता है माइंड पे। और उसमें जो स्टॉक्स थे मैंने उसको बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया था कि भाई 2 3 4 5 कंपनी में सारा पैसा डाल दिया, अब जो होगा भाई देखा जाएगा। अब क्योंकि जब तक आप 10 रुपए के 5 रुपए नहीं करने को तैयार ना अपने, जब तक आपका 20 30 40 रुपए बन नहीं सकता। तो उस वजह से मैंने बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया था ऐसी कंपनीज में जो मुझे लगता है कि भाई 3 4 5 गुनी हो सकती हैं अगले 2 4 5 साल के अंदर अंदर। तो उस तरह से मैंने देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी क्या है, बट ऑब्वियसली उसमें रिस्क है कि भाई पैसा गायब भी हो सकता है, आधा भी रह सकता है। तो मैंने बहुत एग्रेसिवली उसे एलोकेट किया था। सो उसमें हुआ क्या कि पिछले 2 3 ट्रेडिंग सेशन से मेरे को एक्सेसिव लॉस हो रहा है, बड़े अमाउंट्स मेरे पोर्टफोलियो के एकदम से ऐसा मतलब साफ हो जा रहा है। जब आप बड़ा पोर्टफोलियो को कुछ कुछ ही स्टॉक्स में डाल देते हो तो भाई देखो अभी बुल मार्केट चल रहा था जिस टाइम मैंने परचेस किया, अभी 19,000 19,500 का मार्केट था। तो उस टाइम पे मैं परचेस कर रहा था, तो वहां पर क्या होता है, हर तरफ ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म से क्या होता है, पी एक्सपेंड कर जाता है और जो प्राइसेस नहीं होने चाहिए या फिर जेन्युइन प्राइसेस से थोड़ा सा रीजनेबल से ऊपर चला जाता है, तो वहां से वो थोड़ा सा करेक्ट भी कर सकता है। तो 10 20% का जो करेक्शन है वो हो सकता है, 10 20% का नहीं था मेरा करेक्शन, 2 4 5% का करेक्शन था, सॉरी। बट ऑब्वियसली जब पोर्टफोलियो आपका गिरने लगता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। तो उससे क्या होता है, वापस से हम देखते हैं कि यार क्या मैं वो जो कर रहा हूँ वो सही है क्या। मतलब आपने वीडियो देखा, आप मेरी बात को समझ गए कि भाई जब मैं उसको 3 4 5 स्टॉक में डालूंगा तब एग्रेसिव बनेगा। तो एग्रेसिव में दोनों तरफ से दो धारी तलवार है, मतलब कि आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा और लॉस भी ज्यादा आएगा। तो उस तरह से देखने पर अभी तो आपको वीडियो में देख के लग रहा है कि हाँ चलो भाई कॉन्सेप्चुअली ठीक लग रहा है, इसको करके देखेंगे। बट जब आपके पोर्टफोलियो से पैसा साफ होगा कि भाई 2 3 ट्रेडिंग सेशन में आपका 2 4 5% कैपिटल वाइप आउट हो गया, उसके बाद आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा कि भाई अब क्या करें, ये सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। क्योंकि लाखों रुपए की बात है, मतलब मेरे केस में लाखों रुपए की बात है। तो वो जब एकदम से पोर्टफोलियो से पैसा साफ होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ वीडियो में, थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं प्रमोटर्स के वीडियोस देखा कि लास्ट क्वार्टर में वो क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो कुछ कुछ कंपनीज की मैं बात करूंगा, आप उसको एजुकेशनल पर्पज से समझें, मेरे पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। तो उस वजह से ना समझें, क्योंकि अगर आप उनको खरीद लिए और मेरे को अगर उनमें कोई गलती पकड़ में आई तो मैं यहाँ से बेच दूंगा। और हो सकता है जब मैं आपको अपडेट करूँ या फिर मैं कुछ भी उसके बारे में डिस्कस करूँ कि मैंने बेच दिया है, आप वो वीडियो ना देख पाए, तो हो सकता है कि आप उसको सेल ना कर पाए और आपका लॉस हो जाए। तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज के लिए समझिएगा। दूसरी चीज, आप अगर मेरे बोलने पर खरीद लेते हैं और मान के चलिए कि आपका शेयर गिर गया, अब मैं जो खरीदा था उसमें कुछ शेयर्स करेक्ट हो गए, तो अब मेरे को टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने जो सोच के खरीदे थे कि भाई ये चीज है, तो मेरे सारे शेयर्स में 2 3 4 5 जितने भी शेयर्स हैं मेरे पास, सब चीजों में, सारे शेयर्स में मतलब वो चीज अभी भी प्रेजेंट है जिस रीजन से मैंने वो लिया था। तो 10 5% 20% ऊपर नीचे अगर होता है तो भाई दिमाग खराब होगा, थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा वीडियो पे आपको बताएंगे कि भाई ये हो गया वो हो गया, गलत तो नहीं थे, क्या तो नहीं थे। बट अंदर से मुझे पता है कि मैंने क्या सोच के लिया है और मैं उसको सेल नहीं करूंगा जब तक मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा। एक आध दो शेयर्स इसमें खराब निकल सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो मेरा पोर्टफोलियो है वो जिस रीजन से मैंने लिया था, जब तक वो रीजन चेंज नहीं होगा मैं इसको सेल नहीं करूंगा। तो बात करते हैं भाई प्रमोटर्स की। तो मैं उत्कर्ष बैंक की बात कर रहा था। उत्कर्ष मैंने लिया था जिस रीजन से लिया था कि भाई उसका जो लोन बुक है वो 30 35% से ग्रो कर रहा है और बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो उस स्पीड से नहीं आ रहा था जिस स्पीड से पास्ट ईयर में आया था। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद ही जो शेयर है वो करेक्ट किया। तो मैं उनके प्रमोटर्स के इंटरव्यूज सुन रहा था और मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या एक्चुअल बात है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे को एक बात पकड़ में आई कि उन्होंने एक चीज बोला कि हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसकी मार्केटिंग में पैसा लग रहा है। तो अभी आप मार्जिन्स को समझ के चलिए कि भाई पहले क्वार्टर की बात है, दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में वो चीज परफॉर्म करेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अभी आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च, उसके बाद सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है। तो भाई सब लोगों की सैलरी बढ़ी है, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है NIM वो 9.6 या 9.8 था कुछ, वो 9.23 पे रह गया है। तो
तो उस बारे में बात हो रही थी कि भाई ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे कम हुआ, तो उन्होंने यही चीज़ को बोला कि भाई यहाँ पर हमने जो सैलरी हाइक दिया है उन लोगों को, उस वजह से इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स पर थोड़ी सी मार पड़ी है, लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर के लिए वो प्रिपरेशन है। और मार ऐसे नहीं पड़ी है कि भाई पुराना हमने खराब कर दिया, ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है मार्जिन, और जो प्रॉफिट मार्जिन है NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो थोड़ा सा स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है। तो वो अगले कुछ ना कुछ क्वार्टर्स आएंगे उसमें वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं और वो बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। और मैं उन पर ट्रस्ट क्यों कर पा रहा हूँ कि 2016 में उन्होंने बैंक स्टार्ट किया और ICICI बैंक में वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम किए हैं, तो उन्हें पता है कि बैंक कैसे चलता है और कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो 2016 से 2023 तक अगर वो 5-5.5 हजार करोड़ की कंपनी बना सकता है वो बंदा, मेन एक ही बंदे की बात हो रही है जो प्रमोटर में है, जिन्होंने जो बैंक के फाउंडर हैं, तो वो बंदा अगर 2016 से 2023 तक 5,000 करोड़ का बैंक बना सकता है और वो कॉन्फिडेंट है किसी चीज को लेके, और वहां से अगर शेयर डिप मार रहा है तो उसके पीछे उसके स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि मैं इसको फ्यूचर में कवर कर लूंगा। तो इसी तरह से पास्ट में हमने न्यूजन में पैसे बनाए जिस टाइम पर शेयर गिर रहा था, लेकिन प्रमोटर अपनी ठीक बात बोल रहे थे और वो अपने रीजंस बता रहे थे कि भाई इस वजह से ये है, नेक्स्ट क्वार्टर में कवर कर लेंगे। बट रिटेल इन्वेस्टर्स को, हम जैसे लोगों को जनरली वो बात समझ में नहीं आती है। जो उस चीज को पकड़ लेता है और शेयर गिर रहा है भले ही, लेकिन उसकी बात ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ठीक है, वो सोच के अगर वो परचेज कर लेता है तो वहां से उसका पैसा मल्टीबैगर बनता है। क्योंकि उस टाइम पर ही जब नेगेटिव न्यूज है कि भाई मार्जिन इनके पास नहीं है, प्रॉफिट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, उस टाइम पे नेगेटिविटी फैल रही है, तो नेगेटिविटी के टाइम पे ठीक प्राइस बढ़ते हैं। हम तो भाई लगभग फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, तो मेरे पास तो एक्सेस कुछ पैसा रहता नहीं है, सारा पैसा मैं स्टॉक्स में लगा के रखता हूँ। बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे भाई कि अगर इसमें री इन्वेस्ट करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उत्कर्ष में एक चांस है। आप मेरे बोलने पर डिसीजन ना लें, आप खुद से रिसर्च करें और जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई करें कि भाई मैं सही बात बोल रहा हूँ या फिर ऐसे ही फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ। तो उस तरह से अगर आपके वो चीज़ समझ में आती है तो आप उत्कर्ष को देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं के सॉल्स की। भाई के सॉल्स के बारे में पास्ट में भी हमने वीडियो बनाई थी और उसमें आज लोअर सर्किट लगा और पास्ट में वो जो पहुंच गया था प्राइस मेरे कॉस्ट प्राइस से नीचे आ गया है। तो वहां से मैं उसको देख रहा था कि भाई मैंने ये लिया क्यों था, तो मैंने लिया था वो उसकी ग्रोथ की स्पीड पर, और वो कुछ महीने में ही 2-2.5-3 गुना हो गया था। तो वहां से मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा था कि भाई अगर गिरना चाहे तो गिर सकता है, आधा भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर हम 2-3-4 साल में देखते हैं तो यहाँ से डबल ट्रिपल होने की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है 4-5 गुना भी हो जाए अगर ग्रोथ एग्रेसिव हो जाता है, तो उस तरह से देखना चाहिए। तो वहां से मेरे को वो भी ठीक लगा। और अगर हम पॉली कैप की बात करें तो भाई मैंने जिस प्राइस पे परचेज किया है, मेरा 40-4500 के आसपास का कॉस्ट प्राइस है, तो वहां से वो करेक्ट कर सकता है क्योंकि जो रिजल्ट आया उसके बाद वो बढ़ा था। तो उस रीजन पे हम उसको देख नहीं सकते कि भाई इसको बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि FD थोड़ी है यार कि हमने जहां पे खरीद लिया वहां से अगले दिन पैसा बढ़ेगा। यही तो मजा है स्टॉक मार्केट का, यही टेंशन आती है। तो भाई हम कुछ ना कुछ बातें करके इसको टेंशन को खत्म करते हैं और वहीं से पैसा बनेगा अल्टीमेटली। एग्रेसिव है तो कुछ भी हो सकता है, बट जो मेरा स्टडी है, जिस तरह से मैंने कंपनीज को एनालाइज किया है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट दैट कि वो सारी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और यहीं से मैं फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स बना पाऊंगा। ये मेरा स्टडी है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, तो आप मेरा स्टडी देख के डिसीजन ना लें, आप यहाँ से आइडियाज चुराएं या फिर आप जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझें और अपना रिसर्च करें, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें। कुछ कमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो प्रियांशु जी बोल रहे हैं नाइस वीडियो ब्रदर, थैंक यू, विशिंग यू गुड लक फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस चैनल, थैंक यू सो मच जी। इसके बाद बोल रहे हैं सुरेश जी बोल रहे हैं थैंक यू, लेने का प्लान था, ओके पूना वाला की बात कर रहे हैं, अब कैंसिल हो गया। सेकंड स्टॉक TVS मोटर, ओके मैंने TVS सप्लाई चेन के बारे में बता दिया था, TVS मोटर की बात कर रहे हैं। तो TVS मोटर वही ना बाइक वाली जो कंपनियां जो अपाचे वगैरह बनाती है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि यार टू व्हीलर जो कंपनीज हैं उनका टाइम जा चुका है पैसे बनाने का। अब ये परसेंट में कुछ ऊपर नीचे आपको रिटर्न दे दें तो दे दें, बट बाइक का जो मार्केट था वो पहले था, हीरो होंडा में इतना पैसा बना वो इस वजह से बना क्योंकि पास्ट मार्केट था बाइक का। अब जो है वो कार मार्केट है, तो आप देखें हर कोई बंदा कार खरीदने को प्लान कर रहा है, बाइक्स बिक रही हैं, मैं मना नहीं करता, बट वो रूरल स्पेस में Tier 2 और Tier 3 सेगमेंट में उसका सेल थोड़ा बहुत है, बट जो मेन सेल अब निकल के आएगा वो आएगा कार सेगमेंट से, क्योंकि लोगों के पास टू व्हीलर्स हैं।
अब मान के चलो आपके पास एक बाइक है, आप हर साल 2 साल में तो बाइक नहीं लोगे ना। अब आप क्या सोचोगे कि मैं कार ले लूँ, तो मोस्टली लोगों के पास साइकिल नहीं है, अभी ऑलरेडी बाइक है, तो वो लेंगे भी, अगर उसको अपडेट करेंगे भी, तो टीवीएस का मेरे हिसाब से मुश्किल लगता है। अगर कोई ब्लॉगर है या फिर ऐसी करके कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें लग रही हैं, तो वो सुपर बाइक्स वगैरह में देख रहे हैं। इस सेगमेंट में मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं दिखता है, बट हाँ कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकता है। फंडामेंटल्स को एक बार देखने मैंने देखा नहीं है। तो यही क्वेश्चंस थे, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।